हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप लोगों का आज के सेशन में स्वागत है। हम अभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्लास 12 का तीसरा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पूरा कंप्लीट कर चुके थे हम लोग। तो आज हम फिर शुरू करते हैं इससे आगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, कोई एक रिएक्टेंट था जो कि क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारे पास जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आया था वो क्या आया था, R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो R इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक, ये दो इक्वेशन हमारे पास आए थे। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये वाला, ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए, और ये किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आया था, ये जो इक्वेशन आया है ड्राइव किया हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, ये क्या बता रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी पे। सपोज किसी टाइम टी जीरो, मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने के कुछ समय बाद जब हमने ये उसे चेक करने की कोशिश की रिएक्शन में कि रिएक्टेंट का अमाउंट कितना बचा है, तो एट एनी टाइम टी पे रिएक्टेंट का अमाउंट कितना बचा हुआ होगा उस रिएक्शन में, वो हमें इस इक्वेशन की मदद से मिल रहा था। ठीक है, यहां तक सब कुछ सही है। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, हम अब इसका एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसमें होगा क्या कि वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करेगा वो रिएक्शन, बट होगा उसमें ये कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट P1 में जा रहा है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, और इसके साथ ही साथ एक पैरेलल रिएक्शन होगा जो प्रोडक्ट P2 को भी बनाएगा। इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 और इसके लिए रेट कांस्टेंट K2। ठीक, अब हम ऐसे रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे और ये हम देखेंगे कि एट एनी टाइम टी पे रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कुछ कन्वर्ट हो जाने के बाद कितना रिएक्टेंट हमारा रिएक्शन में बचा हुआ है, या फिर एट एनी टाइम टी पे रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कुछ समय बाद हम देखेंगे कि कितना प्रोडक्ट P1 बना है और कितना प्रोडक्ट P2 बना है। ठीक, दो, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, बट इसमें क्या है कि ये काफी सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। बट यहां पे क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसके पैरेलल एक और रिएक्शन चल रहा है, ठीक, जो प्रोडक्ट P2 भी दे रहा है। ठीक, तो हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकालेंगे। ठीक, इसे हम इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन, ठीक है, पैरेलल रिएक्शन क्या होता है, पैरेलल मतलब समानांतर, मतलब किसी एक के साथ कोई दूसरा रिएक्शन के साथ में हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट P1 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है। ठीक, और साथ ही साथ पैरेलली एक दूसरा रिएक्शन चल रहा है जिससे हमारे पास क्या बन रहा है, P2। ठीक, अब हमें इस तरह की रिएक्शन की एनालिसिस करनी है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखना है। रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो हमारे पास क्या आता है, रेट कांस्टेंट K और, ठीक, बट ये जो रेट लॉ था, ठीक है, ये जो रेट लॉ था ये इस रिएक्शन में वैलिड नहीं है, ये इस रिएक्शन में वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरह का जो रेट लॉ इक्वेशन होता है वो किसमें वैलिड होता है, जब रिएक्टेंट किसी एक सिंगल प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो जिसका रेट कांस्टेंट K1 हो। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट P1 में भी कन्वर्ट हो रहा है और P2 में भी कन्वर्ट हो रहा है। मतलब रिएक्टेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दो रेट कांस्टेंट है, तो हमें इन दोनों को रेट लॉ इक्वेशन में कंसीडर करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, इसके लिए जो
इस तरह के इक्वेशन के लिए जो रेट लॉ इक्वेशन होगा वो कैसे होगा, रेट इज इक्वल टू K1 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्लस K2 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक, यहां तक समझ में आया? ये क्या हमारा रेट लॉ इक्वेशन होगा इस तरह के पैरेलल रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, रेट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन की वैल्यू। अब हम इसको क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू K इफेक्टिव, ये हो गया हमारा फाइनल रेट लॉ इक्वेशन। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं, जो पैरेलल रिएक्शन होते हैं, उसका रेट लॉ इक्वेशन हो गया। अब देखो, इस रेट लॉ इक्वेशन की मदद से अगर मैं पूछूं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो क्या होगा, ऑर्डर 1। ऑर्डर क्या होगा हमारा 1, और इसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव ऑर्डर। ये क्या हमारा इफेक्टिव ऑर्डर। ठीक, और इस रेट लॉ इक्वेशन में जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है हमारा K1 प्लस K2 इज इक्वल टू, हमने क्या कह दिया है, K इफेक्टिव। दोनों कांस्टेंट है तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। ठीक, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। ठीक, देखो अब इस टॉपिक से सवाल जो है ना, कभी कभी तो डायरेक्ट यही पूछ लेता है, आपको इस तरह से दो रिएक्शन दे देगा, K1 K2 का वैल्यू दे देगा, और सीधा पूछेगा क्या कि इस रिएक्शन का इफेक्टिव रेट कांस्टेंट क्या होगा। कुछ नहीं करना होता है, हमें उन दोनों को आपस में जोड़ देना होता है। हमें क्या मिल जाएगा यहां से, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, यहां तक सब समझ में आया? अभी वही इस इक्वेशन में क्या है, रेट इज इक्वल टू K इफेक्टिव R का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब रेट को हम डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, रिएक्टेंट के टर्म में अगर लिखें तो क्या होगा हमारे पास, डी आर का कंसंट्रेशन बाई डी टी, और यहां माइनस लगा देंगे। ठीक है, ठीक, ये तो हमारा हो क्या, रेट लॉ इक्वेशन। अब हम इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? रेट इज इक्वल टू, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक ये है और दूसरा ये है हमारा। ठीक, अब हम आते हैं इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पे। ठीक है, इस पैरेलल रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या क्या आया था हमारे पास, रेट इज इक्वल टू K इफेक्टिव, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और यहां पे दूसरा जो आया था वो क्या आया था, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। ठीक, अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस डी आर डी बाई डी टी इज इक्वल टू K इफेक्टिव। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ठीक है, इसको ये dt को उधर ले जाएंगे और रिएक्टेंट R को हम इधर ले आएंगे, तो क्या बनेगा, 1 बाई आर डी आर इज इक्वल टू माइनस K इफेक्टिव dt। इस इक्वेशन को देखो, समझ में आया यहां तक? ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को, दोनों साइड्स, और लिमिट लगा के। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इन लिमिट। लिमिट आप लोगों को तो पता ही होगा, क्या रहता है, इनिशियल में आर नॉट हो जाएगा हमारा, इनिशियल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, उस टाइम क्या होगा, टी जीरो, टाइम होगा 0, और फाइनल क्या होगा हमारे पास, फाइनल होगा हमारे पास आर, और उस टाइम पे टाइम क्या होगा, एट एनी टाइम टी। ठीक है, इंटीग्रेट कर देना है अब इसे। आर नॉट से आर जाएगा 1 बाई
आर डी आर इज इक्वल टू माइनस के इफेक्टिव डी टी 0 से टी तक। अब ये देखो कंप्लीटली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बन गया। ठीक है, आप लोग अगर इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं अगर आपको पता नहीं है तो आप पीछे जाएं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है उसे देखें। मैं इसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको एक एक करके सॉल्व करूँ तो। क्या होगा यहां से सीधा ln r बाई आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास माइनस के टी। ठीक, अब फिर इसको थोड़ा सा और अरेंज करें। क्या आया था हमारे पास इक्वेशन ln r बाई आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। देखो यहाँ पे सिर्फ के टी नहीं होगा, के इफेक्टिव होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा के इफेक्टिव इंटू टी। ठीक, के इफेक्टिव इंटू टी, सिंपल आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया था वही होगा, बस यहाँ पे के की जगह पे क्या होगा के इफेक्टिव। के इफेक्टिव इज इक्वल टू k1 प्लस k2। ठीक, अब इसको अगर इस लॉग का एंटी लॉग अगर हम लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा r इज इक्वल टू r बाई आर नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के इफेक्टिव डी टी। ठीक है, अब और अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो क्या बनेगा हमारे पास r इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के इफेक्टिव टी। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, जो कि क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। हम एट एनी टाइम टी पे रिएक्टेंट का अमाउंट कितना बचा हुआ है वो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे, के इफेक्टिव की वैल्यू और टी की वैल्यू सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से फाइनली आर की वैल्यू। ठीक, अब चलो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। क्या होगा के इफेक्टिव टी इज इक्वल टू, इस माइनस को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये जो वैल्यू जो है ना वो दोनों क्या होगा हमारा पलट जाएगा। ln आर नॉट से ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के इफेक्टिव इंटू टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास ln को जब हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये ln से नेचुरल लॉग से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा आर नॉट बाई आर नॉट। ठीक है, ये था पैरेलल रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन की मदद से हम ये तो कैलकुलेट कर लेंगे कि एट एनी टाइम टी पे, ठीक है, रिएक्टेंट का अमाउंट कितना अभी बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब अगर यदि प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना हुआ कि एट एनी टाइम टी पे प्रोडक्ट P1 कितना बना है और P2 कितना बना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके तुम लोग खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करना कि आखिर हम प्रोडक्ट का जो अमाउंट है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम किस प्रकार से इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ठीक, तो देखो प्रोडक्ट के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ड्राइव करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो है अगर हम P1 को देखें तो क्या ये K1 और रिएक्टेंट इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और अगर मैं सिंपली कर दूं तो क्या हो जाएगा कि dP1 बाई dt। देखो प्रोडक्ट P1 है ना, उसका अमाउंट जो है वो डिपेंड करेगा K1 पे। ठीक है, क्योंकि जो K2 था वो प्रोडक्ट P2 के लिए था। ठीक है, अगर यहां पे देखोगे ये जो है ना K2, ठीक, या फिर इस रेट लॉ इक्वेशन में देखेंगे तो ये जो है ये प्रोडक्ट P2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये प्रोडक्ट P1 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जब हम प्रोडक्ट P1 कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ ड्राइव करेंगे तो हम उस टाइम पे इसकी वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, प्रोडक्ट P1 जो डिपेंड कर रहा है सिर्फ हमारे K1 पे। ठीक, इसीलिए हमने यहां पे लिखा
कि चेंज इन प्रोडक्ट P1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा यहाँ पे K1 रिएक्टेंट का वैल्यू। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट R की जो वैल्यू है उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे हम इस इक्वेशन से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। वहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास P1 dt इज इक्वल टू K1 और यहां से आ जाएगा K इफेक्टिव नहीं R नॉट है, R नॉट e टू द पावर माइनस K इफेक्टिव इंटू T। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में K1 कांस्टेंट है, R नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, इसको जब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पे P1 इज इक्वल टू K1 कांस्टेंट है, R नॉट कांस्टेंट है, E माइनस K इफेक्टिव T और इधर आ जाएगा हमारे पास dt। ठीक, ये एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब हम इस इक्वेशन को जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद लिमिट। लिमिट क्या होगा हमारा यहाँ पे, लिमिट होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लिमिट जो है ना उसे समझना आवश्यक है। अभी तक जो हमने लिमिट रख रखा था वो रख रहा था इनिशियली R नॉट फाइनल R, इनिशियल टाइम T0 फाइनल टाइम T। ठीक है, लेकिन वो जो लिमिट था उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां पे रिएक्टेंट का टर्म इन्वॉल्व था। अब यहां पे जो आया है वो क्या है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनिशियली रिएक्टेंट R नॉट था लेकिन इनिशियली प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी 0। जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ है उस टाइम प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा ना, उस टाइम सिर्फ रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होगा। ठीक है, उस टाइम प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहां पे इनिशियल जो वैल्यू होगा, इनिशियल होगा क्या हमारा 0 और उस टाइम पे टाइम भी 0 होगा, टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, और यहां पे जो फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा P एट एनी टाइम T पे कितना प्रोडक्ट P बना है वो P होगा और उस टाइम पे टाइम क्या होगा हमारा यहाँ पे T। ठीक, इंटीग्रेट कर दोगे इसे, क्या बनेगा इक्वेशन यहाँ से 0 से P dP1 ये P1 होगा। ठीक, इज इक्वल टू K1 R नॉट 0 से T e टू द पावर 1 K इफेक्टिव T dt। ठीक, ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिल जाएगा पैरेलल रिएक्शन में प्रोडक्ट P1 के लिए। ठीक है, क्या था इक्वेशन 0 से P1 था d P1 और हाँ यहां माइनस भी होगा, नहीं माइनस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रहे रिएक्टेंट के केस में माइनस आ रहा था, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट के केस में क्या होता है हमारा रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज करता है तो रिएक्टेंट वाले केस में यहाँ पे माइनस होता है। ठीक, लेकिन प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट समय के साथ इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगी वैल्यू उसकी पॉजिटिव। ठीक है, याद रखना, एकदम कंप्लीटली कंपेयर मत करना, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वो क्या होगा वहां पे रिएक्टेंट के केस में माइनस होगा और प्रोडक्ट के केस में यहाँ क्या होगा प्लस। ठीक, K1 R नॉट इंटीग्रेशन 0 से T E माइनस K इफेक्टिव T dt। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट कर देना है, क्या होगा यहाँ पे P की वैल्यू P की पावर 0। ठीक, P की पावर 0। अब इंटीग्रेशन मैंने बताया जैसा कि क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन x की पावर n dx है तो क्या होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। n की जगह पे क्या है 0 तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा P और P1। ठीक है, और ये 0 K1 R नॉट। अब देखो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा मैं यहां पे बता देता हूं। कोई इंटीग्रेशन है e टू द पावर x dx तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका वैल्यू सीधा हो जाएगा e टू द पावर x। लेकिन अगर यदि e टू द पावर x के साथ अगर कोई भी एक कांस्टेंट m मल्टीप्लाइड है तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा e टू द पावर
mx डिवाइडेड बाई m, ठीक है, ये हुआ एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन। अब देखो यहां पे इसमें m की जगह पे हमारा क्या है, माइनस के इफेक्टिव, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस के इफेक्टिव से हमें डिवाइड करना है। क्या होगा, माइनस के इफेक्टिव t डिवाइडेड बाई माइनस के इफेक्टिव, ठीक, और लिमिट t 0। लिमिट पुट कर दोगे, इधर क्या बनेगा हमारे पास, P1 इज इक्वल टू K1 R0, ठीक है। जब t की वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे, पहले क्या होगा हमारे पास t, और इसके इफेक्टिव को यहां माइनस हम कॉमन पहले ले लेते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा यहां से, e टू द पावर माइनस के इफेक्टिव t माइनस e टू द पावर माइनस 0, ठीक है, यहां तक समझ में आया सब कुछ। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू क्या होगा उसका 1, P1 K1 R0 माइनस के इफेक्टिव, ठीक, वैल्यू क्या होगा यहां पे 1 e टू द पावर माइनस के इफेक्टिव t माइनस 1, ठीक। अब देखो ये जो माइनस है उसको मैं इस ब्रैकेट में एंटर करवा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहां से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे यहां से, P1 इज इक्वल टू K1 R0 के इफेक्टिव 1 माइनस e टू द पावर माइनस के इफेक्टिव इंटू t। ये हुआ हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर प्रोडक्ट P1 कि एट एनी टाइम t पे जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो एट एनी टाइम t पे कितना प्रोडक्ट P1 बनेगा, उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन के मदद से, ठीक है। के इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या है हमारे यहां पे, के इफेक्टिव है हमारे यहां पे P1 इज इक्वल टू K1 R0 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 1 माइनस e टू द पावर माइनस के इफेक्टिव t। ये हुआ हमारा प्रोडक्ट P1 के लिए। अब अगर मैं कहूं कि प्रोडक्ट P2 के लिए क्या होगा इक्वेशन इसका, तो प्रोडक्ट P2 के लिए क्या होगा, इंटीग्रेटेड रेट लो, आप लोग इसे खुद से ड्राइव करना, मैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दे रहा हूं। क्या होगा यहां पे, P1 की जगह पे P2 हो जाएगा dt और इज इक्वल टू K2 R0 e टू द पावर माइनस के इफेक्टिव t, ठीक। इसे इंटीग्रेट करना, ठीक है, जैसा मैंने भी यहां पीछे से इंटीग्रेट किया है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसे यहां से मैंने फॉलो किया है, ठीक, सेम प्रोसेस फॉलो करोगे और जो तुम्हें फाइनल P2 इज इक्वल टू इक्वेशन जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, P2 इज इक्वल टू K1 की जगह पे K2 हो जाएगा, R0 K1 प्लस K2 1 माइनस e टू द पावर माइनस के इफेक्टिव t, ठीक। ये हमारा प्रोडक्ट P2 के लिए एट एनी टाइम t पे उसका जो इंटीग्रेटेड रेट लो आएगा वो क्या है ये, ठीक। और P1 के लिए क्या आया था, P1 के लिए था K1 R0 बाई K1 प्लस K2 1 माइनस e के इफेक्टिव इंटू t, ठीक है। ये दो इक्वेशन है हमारा ऐसे रिएक्शन के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करे और क्या हो वो पैरेलल रिएक्शन हो, एक रिएक्शन के साथ साथ दूसरा पैरेलल रिएक्शन चल रहा हो, प्रोडक्ट P1 और P2 बने तो उसके लिए क्या होगा हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये दोनों है। अब देखो, अब इन दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या होगा, अगर इन दोनों का रेशियो अगर ले ले P1 P2 तो क्या होगा, इन दोनों का अगर रेशियो ले तो क्या होगा, K1 R0 K1 प्लस K2 1 माइनस e टू द पावर माइनस के इफेक्टिव t। ये किसके लिए बन गया, K1 के लिए, और नीचे क्या लिखेंगे हम, K2 के लिए, K1 प्लस K2 1 माइनस e माइनस के इफेक्टिव t, ठीक है। यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा,
ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। जो फाइनल जो हमारे पास रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, P1 P2 इज इक्वल टू K1/K2। तो देखो इस इक्वेशन के मदद से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या करेगा कि K1 की वैल्यू दे देगा, K2 की वैल्यू दे देगा, P1 की वैल्यू दे देगा, ठीक है, 3 वैल्यूज दे देंगे और आपको एक P2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको कह देगा। तो उसके लिए हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना है, ये इक्वेशन सीधा, ना कि हम इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करेंगे। बात समझ आई, K1 K2 की वैल्यू दे दी है, प्रोडक्ट P1 की वैल्यू दे दिया है, आपको क्या करना है, P2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे उस केस में, ठीक है, हम सीधा इसका यूज करेंगे, रेशियो की मदद से हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्या है हमारे यहां पे P1 P2 इज इक्वल टू K1/K2। तो यहां से क्या बन जाएगा, P1 K1/K2 P2, ठीक है। और अगर हम यहां से P2 की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा, K2/K1 P1, ठीक है। ये दो इक्वेशन है जिसके मदद से आप आसानी से प्रोडक्ट P1 और P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर आपको पूछ दिया कि परसेंटेज, ठीक है, K1 K2 की वैल्यू दे दी है, ठीक, और आपको पूछ दिया कि P1 प्रोडक्ट P1 कितना परसेंट बनेगा और प्रोडक्ट P2 कितना परसेंट बनेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। P1 का अगर परसेंटेज आपसे पूछे तो उसके लिए क्या करना है, K1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमें प्रोडक्ट P1 का परसेंटेज बता देगा कि कितना परसेंट P1 बन रहा है। और P2 के लिए अगर हम निकालना चाहे तो सिमिलरली P2 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये दो इक्वेशन जो आपको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे आप इन दोनों इक्वेशन का, ठीक है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा तो, ठीक। ये था अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है, कि कैसे हम प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, रिएक्टेंट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं हम इसका हाफ लाइफ पे, ठीक है। जैसे कोई एक एग्जांपल क्या था हमारा कि रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट P1 बन रहा है और प्रोडक्ट P2 बन रहा है, K1 प्लस K2। चूंकि ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का अगर फॉलो कर रहे हैं तो अगर यदि हम इन इंडिविजुअली K1 प्रोडक्ट P1 के लिए और प्रोडक्ट P2 के लिए हाफ लाइफ अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। हाफ लाइफ क्या था हमारा, T हाफ इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या था हमारे पास 0.693 डिवाइडेड बाई K, ठीक है, ये था इक्वेशन। अब अगर हम फर्स्ट के लिए निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लगा देंगे और यहाँ पे K1, ठीक। सिमिलरली अगर यदि हम T हाफ 2 के लिए निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, यहां से 0.693 बाई K2, ठीक। और यदि हम इस रिएक्शन का, ये तो हुआ प्रोडक्ट P1 के लिए, प्रोडक्ट P2 के लिए, अगर इस रिएक्शन का ओवरऑल अगर हाफ लाइफ हम अगर निकालना चाहे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हेडिंग लिख देना हाफ लाइफ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, के इफेक्टिव का, ठीक है। अगर ओवरऑल रिएक्शन का अगर हमें हाफ लाइफ निकालना हो तो हम के इफेक्टिव वाला इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। के इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, K1 प्लस K2, ठीक है, K1 प्लस K2। अब देखो इस इक्वेशन में हम पुट करने से पहले क्या करेंगे, K1 और K2 की जो वैल्यू है उसे हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। इस इक्वेशन की मदद से अगर हम K1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ ऑफ 1, और यहां से क्या होगा K2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ ऑफ 2, ठीक है। अब हम के इफेक्टिव में K1 प्लस K2 में K1 और K2 का वैल्यू को पुट कर देंगे। यहां से हमें मिल जाएगा इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का इफेक्टिव हाफ लाइफ क्या होगा वो यहां से मिल जाएगा। अब देखो के इफेक्टिव है, ठीक, के इफेक्टिव, तो इसके लिए क्या होगा हाफ लाइफ के टर्म में 0.693 और यहां से आ जाएगा हमारे पास T हाफ ऑफ
इफेक्टिव वाला, ठीक। ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या होगा, हाफ लाइफ। और यहां से फिर हो जाएगा ये 0.693 टी हाफ ऑफ 1 प्लस 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ फॉर 2, ठीक। अब देखो ऊपर 0.693 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगा वो क्या है हमारा, टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई टी हाफ 1 प्लस 1 बाई टी हाफ 2। ये है इस रिएक्शन का हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। फर्स्ट और सेकेंड के लिए दे रखा होगा, और ओवरऑल रिएक्शन का, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, जो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। उसके लिए हम इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो और इक्वेशंस हैं, एक दो और टॉपिक्स हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। अब इससे आगे हम नहीं जाएंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के लिए। अब हम आएंगे अपना दूसरे फैक्टर पे, ठीक है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और उनमें से पहला फैक्टर क्या था हमारा, कंसंट्रेशन, और उसके लिए क्या आया था, रेट लॉ इक्वेशन, और फिर हम उसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से हम आगे ड्राइव कर रहे थे, ठीक है, ठीक। अब हमारे पास जो है वो दूसरा फैक्टर हमें पढ़ना है, ठीक। फैक्टर में पहला क्या पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या आया था हमारा इसमें, रेट लॉ इक्वेशन आया था, क्या था, रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। ये फैक्टर किसके लिए था, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड किस पे कर रहा था, कंसंट्रेशन, और उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या आया था, रेट लॉ, ठीक। रेट लॉ क्या था कि जो रेट है रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर हम देखें कि अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का अगर हम चेंज कर दे तो हमारा रेट चेंज हो जा रहा है, ठीक। लेकिन यहां पे जो रेट कांस्टेंट के है अगर उसे भी हम चेंज कर दे, ठीक है, तो भी हमारा क्या होगा, रेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रेट कांस्टेंट जो के है, रेट कांस्टेंट जो के है, ये क्या है हमारा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन का, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मतलब कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करे तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए तो रेट लॉ आया था और हम इस इक्वेशन से आसानी से कैलकुलेट कर ले जा रहे थे, ठीक। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, ठीक है, तो उससे भी रेट क्या होगा, रिएक्शन का वो अफेक्ट होगा, ठीक है। उससे भी क्या होगा, हमारा रिएक्शन का जो रेट है वो अफेक्ट होगा, और उसके लिए टेम्परेचर का इफेक्ट जो रेट पे है उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या आता है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को एज अ पैरामीटर यूज करते हैं ताकि हम टेम्परेचर का जो इफेक्ट है रेट के ऊपर उसे हम मेजर कर सके। क्यों, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट होता है के, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो डिपेंड नहीं करता है, बट ये क्या है, रेट कांस्टेंट के वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक। रिएक्शन को किस टेम्परेचर पे हम रिएक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर ये रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। अब देखो अगर हम रेट कांस्टेंट को किसी तरह से चेंज कर दे, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू को चेंज कर दे तो भी हमारा रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो दूसरा फैक्टर हमारा था क्या, टेम्परेचर, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक। समझ में आया।
दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, टेम्परेचर। कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड करता है, उसके लिए हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन आया था, ठीक। कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज करेंगे, रेट हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन यहीं पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आया था, रेट कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, अगर इसकी वैल्यू चेंज कर दे तो भी रेट चेंज होगा। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसे हम मेजर करेंगे इसी रेट कांस्टेंट की मदद से, ठीक है। क्या हमारा रेट कांस्टेंट जो होता है, रेट कांस्टेंट के जो है ये क्या है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर यदि हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। इफ वी चेंज टेम्परेचर, then the rate constant will changes। क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। और अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हुआ तो ओवरऑल क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज करेगा, ठीक है। इफ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो क्या है कि इफ rate constant will change, then the rate of reaction will also changes, ठीक है। रेट कांस्टेंट को हम एज अ पैरामीटर यूज करेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसे पड़ता है, ठीक, समझ में आया। अब देखो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, उसके लिए एनसीईआरटी बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है। वो क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 गुना से 3 गुना होगा, ठीक है। 2 से 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो चेंज है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पे सीधा रेट कांस्टेंट की वैल्यू को हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू से हम इसे रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कि क्या होगा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर 10 डिग्री, देन द रिएक्शन rate will change 2 to 3 times, ठीक है। रिएक्शन का जो रेट है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। मतलब कि एट एनी टाइम टेम्परेचर T पे, एट T पे एट टेम्परेचर T पे अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K है तो जैसे ही हम इसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर T प्लस 10 करेंगे, तो उस टाइम जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, अगर ये K1 है तो उस टाइम जो K2 की वैल्यू होगी, ठीक है, वो लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर 2 से 3 गुना बढ़ रहा है, इसका मतलब इस टाइम कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, तो क्या इंक्रीज कर रहा है हमारा, क्या चेंज हो रहा है, रेट कांस्टेंट। तो जब हम उन दोनों का रेशियो लेंगे K1 और K2 का, तो ये लगभग 2 से 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। जो रेशियो होगा एट टेम्परेचर T प्लस 10 पे और एट टेम्परेचर T पे, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 से 3 आएगा, ठीक है, रेशियो। और इसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या करेगा, क्वेश्चन में आपको दे देगा कि कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, कोई एक रिएक्शन है जो एट टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस पे, उस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, ठीक। तो आफ्टर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी,
और अगर यदि टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका 2.5 या कुछ भी दे रखा है तो उसके लिए हम जो निकालते हैं वैल्यू एट टेम्परेचर 10 T प्लस 10 पे डिवाइडेड बाई T। तो हम इसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। और इसी की वैल्यू आपको दे देगा जो कि जिसका रेंज क्या है 2 से 3, ठीक है। और आसानी से हम यहां से निकाल सकते हैं कि एट टाइम टी पे जो है कोई एक वैल्यू दे देगा और T प्लस 10 डिग्री पे आपको कैसे निकालना है उसके लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, ये तो काफी जनरलाइज है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि 2 गुना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, 2.5 गुना बढ़ रहा है, मतलब 2 टाइम्स हो रहा है या 2.5 टाइम्स हो रहा है या 3 टाइम्स हो रहा है, ये हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। ये तो बस एक अप्रोक्सीमेशन है कि 2 से 3 गुना हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। ये लगभग 2 से 3 गुना के रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो अब यहां पे कैलकुलेट ये करना है कि एग्जैक्ट कितना टेम्परेचर बढ़ाने के बाद एग्जैक्ट कितना रेट उसका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इसका जो लिमिटेशन है, पहला तो यही कि इसमें एक अप्रॉक्स वैल्यू बता रखा है, एग्जैक्ट इसमें पता है नहीं कि कितना इसमें इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा ये कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ही हमें ये पता चलेगा कि उसमें रेट 2 गुना हो रहा है या 3 गुना हो रहा है। तो हमें ये जानना है पहला कि एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट कितना इंक्रीज कर रहा है और हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, वो हमें कैलकुलेट करना। उसके लिए हम यहां पे पढ़ेंगे दूसरा क्या है, अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। अर्हेनियस इक्वेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, अर्हेनियस इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अर्हेनियस इक्वेशन। हम क्यों अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो तो एक जनरलाइज हमें पता चल गया कि हर 10 डिग्री बढ़ाने के ऊपर बाद क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना से 3 गुना हो रहा है। बट हमें एग्जैक्ट जानना है कि कितना बढ़ रहा है, 2.5 हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। और दूसरी कि हर 10 डिग्री नहीं, हर 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो कितना उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड क्या हो रही है, ठीक है। उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, अर्हेनियस इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या है, K रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। ये है हमारा अर्हेनियस इक्वेशन, जिसकी मदद से हम एग्जैक्टली ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो एग्जैक्ट रेट कांस्टेंट जो हो रहा है फाइनल टेम्परेचर पे, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि ये क्या हमारा रेट कांस्टेंट, ये क्या हमारा रेट कांस्टेंट, ये क्या हमारा इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या इसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक। और इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, ए का जो यूनिट होता है वो यूनिट के बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ के। बस में भाई, अगर यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो क्या होगा, पर सेकेंड। और उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर 1 के लिए क्या होगा, यूनिट पर सेकेंड। जैसे ऑर्डर अगर 1 हुआ तो उसके लिए इसका यूनिट भी पर सेकेंड होगा और इसका यूनिट भी पर सेकेंड। अगर 0 ऑर्डर हुआ तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे मोल पर लीटर और पर सेकेंड, और इसका भी क्या होता है, वही मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है यहाँ पे उसका यूनिट जो है वो इक्वल होगा किसके, रेट कांस्टेंट के यूनिट के बराबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा नंबर है, ठीक है, ये हमारा नंबर है, इसका कोई यूनिट होता ही नहीं, तो फाइनली इसके पास जो यूनिट होगा वो के रेट कांस्टेंट के यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया।
अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें टर्म है वो क्या है हमारा टी। इसके बारे में आपको पता ही है, ये क्या है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर जिसकी वैल्यू जनरली हम केल्विन में ही लेते हैं, ठीक है। आर हमारा क्या है रेट कांस्टेंट, सॉरी गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। अब देखो यहां पे गैस कांस्टेंट है, यहां पे गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू क्या रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू जो है आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 3-4 यूनिट्स में कैलकुलेट किया जाता है, बट यहां पे जो हमें यूज करना है वो यूज करना है क्या 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर यदि जो यहाँ पे EA है, पहले EA के बारे में जानते हैं ताकि आपको इसका जो मतलब है वो और आसानी से समझ में आए। जो EA है ये क्या हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ये है क्या हमारा एनर्जी। तो अगर यदि एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट अगर हम जूल में लेते हैं, ठीक है, अगर जूल में हम लेते हैं तो उस केस में आर गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हम ये यूज करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और अगर यदि ई की वैल्यू जो है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अगर कैलोरी में दे रखा है, ठीक, तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक, समझ में आया। इस अर्हेनियस इक्वेशन में जो टर्म्स इन्वॉल्व थे, पहला क्या था रेट कांस्टेंट, दूसरा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तीसरा हमारा टेम्परेचर, चौथा गैस कांस्टेंट, पांचवा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। सब कुछ अब समझ में आया। अब हमारा जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। उसके बाद फिर आपको आगे मैं इसका जो रिलेशन है दो डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में रेट कांस्टेंट का वो ड्राइव करके बताऊंगा। वहां से आप आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ाएंगे तो कितना हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है अब एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी EA। देखो इसको अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाहूं तो एक एग्जांपल से आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक, आप अपने घर में हैं, सपोज करो कि आपका घर का कोई सदस्य, ठीक है, आपका बड़ा भाई आपसे कुछ काम करने के लिए कहता है, ठीक है, वो चाहे जो भी काम हो, ठीक, आपसे आगे कहा कि ये काम कर दो, लेकिन आप एक उसका काम नहीं कर रहे हो, ठीक। उसके बाद वो आपको क्या करता है, आपके बड़े भाई क्या करते हैं, आपको कुछ पैसा देते हैं, ठीक, सपोज कि आपको 5 रुपया दिया, आप है कि उसका काम नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये 5 रुपया चॉकलेट भी नहीं मिलता तो आपको इसका फायदा है नहीं। फिर वो क्या करते हैं, आपको पैसा आपका बढ़ाने, आपको 5 से 10 देते हैं, 10 से 15 देते हैं। एक ऐसा समय आता है जब आप उनकी बात मान लेते हो, ठीक है, और आप वो जो आपको काम करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, वो काम आप उसका कर देते हो, ठीक। और वो सपोज करो कि आपने जैसे ही वो आपको बोले 50 रुपया हम आपको देंगे और आप तैयार हो जाते हो, तो ये क्या है हमारा 50 रुपया मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी है, जिसके बाद आप अपने बड़े भाई का क्या कर रहे हो, काम कर दे रहे हो। सिमिलरली द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए इस रिएक्टेंट को जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वही क्या है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे आपको आपके बड़े भाई का काम करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर सपोज 50 रुपया है, तो अगर आप 50 रुपये से अगर आपको कम कोई दे रहा है तो आप उसका काम नहीं करोगे। 50 रुपया या उससे अधिक अगर आपको देता है तो ही आप उसका काम करोगे। सिमिलरली रिएक्शन के भी केस में होता है, रिएक्टेंट को एक फिक्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है ताकि वो प्रोडक्ट बना सके, और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, समझ में आया। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मिलेगा तो ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और अगर सिंपल शब्दों में आप समझने की कोशिश करें तो अगर आपका बड़ा भाई आपसे कुछ काम करने के लिए कह रहा है तो आप उनका काम तभी करते हैं जब आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ
मनी आपको मिलता है तो आप उसका काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है हमारा, इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by reactant to form product, ठीक है। कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उतना एनर्जी अगर आप उसको देंगे तो ही वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये तो काफी सिंपल इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। बट इसका थोड़ा सा और जो बुक में दे रखा है, ठीक है, थोड़ा और साइंटिफिक वे में अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताऊंगा। इंटरमीडिएट इज known as एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। दो डेफिनेशन मैंने एक्टिवेशन एनर्जी का लिखा है, जिनमें से जो पहला है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तभी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने दूसरा डेफिनेशन लिखा है उसमें एक नया टर्म आ गया, क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसे हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है। क्या है, इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट होता क्या है, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि आपका बड़ा भाई अगर आपसे कुछ काम करने के लिए कहता है तो आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, तभी आप उनका काम कर रहे हैं, ठीक। तो जो आप उनका काम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जब आपका मूड बन रहा है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी सपोज 50 रुपया आपका मिनिमम अमाउंट है, तब आप काम करते हैं। जैसे ही आपको 50 रुपया उन्होंने बोला, चलो 50 रुपया आपको मैंने दिया, वैसे ही आपका मूड बन गया कि अब हाँ इसका काम करना है, ठीक। जैसे ही मूड बना आप उसका काम करने के लिए लग गए। वैसे ही रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तब जाता है जब इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, हम देते हैं। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी हम देते हैं, ये तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम में इसे हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं, इंटरमीडिएट भी कहते हैं। जैसे आपके केस में मैंने एग्जांपल दिया, जैसे ही आपको आपका बड़ा भाई मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी सपोज 50 रुपये आपको दिए, आप तुरंत काम नहीं करते, पहले आपका मूड बनता है कि हाँ पैसा मिल गया मुझे, जितना मुझे चाहिए था, अब मेरा मूड बन गया, अब हम काम करेंगे। वैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होता है जब हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं तो, लेकिन तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जैसे ही उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिला, वो सबसे पहले क्या बनाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है। और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता क्या है, इसे समझते हैं, ठीक। मैंने तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल पहले आपको दिया कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर आपके एग्जांपल में लेकर के देखें तो क्या है कि आपका मूड बन गया, आप उसका काम कर दिए। सिमिलरली यहाँ क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है हमारा H2 और I2 है, जो क्या बना रहा है हमारा 2 मोल ऑफ HI, ठीक। इसको जैसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो डिपेंड करता है हर एक रिएक्टेंट पे कि रिएक्टेंट कैसा है, ठीक है। यहां पे जो H2 और I2 है, जैसे ही हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी दिया, ठीक, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ये क्या करेगा, H2, ठीक है,
इन दोनों के बीच बॉन्ड है और इधर I और I के बीच बॉन्ड है। ठीक है, क्या होगा यहां से इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो है ना H2 और I2 का बीच का बॉन्ड, ये दोनों धीरे धीरे क्या होगा यहां से ब्रेक होना स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, पहले इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और H के बीच में और I के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई? ये क्या है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट। और फिर ये फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड जो है ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा। ये क्या होगा, फॉर्म होगा। H और I के बीच बॉन्ड बनेगा और H और I के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। यही क्या हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्चुअली रिएक्शन को, इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए ही एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, जैसे आपके केस में अगर आपका मूड बन गया तो आप क्या कर रहे हैं, काम कर दे रहे हैं, और नहीं तो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, बहुत ज्यादा उस एग्जांपल से आप लोग परिचित हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हैलो एल्केन्स एंड एरिन्स, उसमें SN2 रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, SN2 रिएक्शन क्या होता है उसमें होता है RCH2Br। इसमें जैसे ही हम कोई न्यूक्लियोफाइल डालते हैं, ठीक है, ये ब्रोमीन को रिप्लेस करके खुद वहां पे लग जाता है, RCH2NU। ठीक, NU रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये ऐसा ही तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ नहीं होगा, बीच में कोई ना कोई एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना होगा। ठीक, आप अपने बड़े भाई का काम कर रहे हैं, ऐसे ही तो करे नहीं होंगे, आपका मूड बना होगा तभी आप किए। सिमिलरली ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बीच में ये कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा। और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता कैसा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है R। अगर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छे से हम बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है। क्या करेगा, N जो है ना न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये इसको अप्रोच करेगा इधर से। ठीक है, जस्ट अपोजिट टू द ब्रोमीन। और जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, CH। यहां पे बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड बन रहा है। तो देखो ये जो ब्रोमीन वाला है बॉन्ड, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो ब्रोमीन वाला बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और इधर से न्यूक्लियोफाइल का बीच का जो बॉन्ड है और कार्बन के बीच बॉन्ड ये बनेगा और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ में आया? SN1 रिएक्शन में जो बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो क्या हमारा ये है। ठीक है, तो बात समझ में आई। और इसकी जो एनर्जी होती है ना ये बहुत ही हाई एनर्जी का होता है। ठीक, और इसी को बनाने के लिए ही हमें एनर्जी देना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर हम इसको प्लॉट बना करके समझे तो क्या होगा, ठीक, इधर क्या हमारा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक, कोई एक रिएक्टेंट है यहां पे, ठीक, जिसके पास कुछ एनर्जी है R, और ये कोई एक प्रोडक्ट है P। ठीक, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और इसे चाहिए क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। और वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है हमारा, ये है। इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट है, इस टाइम पे जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट
ठीक। और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के इंटरमीडिएट को बनने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आई? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गया आप लोगों को? ये था हमारा अरहेनियस इक्वेशन और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, अरहेनियस इक्वेशन यहां से शुरू हुआ था। अरहेनियस इक्वेशन, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताया। उसमें जो समझने वाला था वो क्या था हमारा? एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन, ठीक, ये काफी आसान डेफिनेशन है और ये जो बुक में शायद दे रखा है ये डेफिनेशन और उसका ये एक्सप्लेनेशन। ठीक, अब आते हैं हम इस अरहेनियस इक्वेशन की मदद से, इस अरहेनियस इक्वेशन की मदद से एट एनी टाइम, एट एनी टेम्परेचर पे, एट एनी गिवन टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये लगभग 2 से 3 गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जा रहा था। बट हमें अब एग्जैक्ट चाहिए कि कितना उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगा। सपोज कि T1 पे, ठीक है, K1 है इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू, और एट टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमारा? K2। ठीक है, आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। आपको एग्जैक्टली ये अगर पता करना है तो इस इक्वेशन से, ये जो जनरल इक्वेशन है, ठीक है, ये जो जनरल इक्वेशन है, इसके मदद से तो हम एग्जैक्ट जो K2 दैट इज क्या है हमारा? T + 10 डिग्री, इससे तो हम एग्जैक्ट निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि यहां तो अप्रॉक्स वैल्यू बता रखा है कि ये 2 से 3 गुना बढ़ेगा। ठीक, बट हमें एग्जैक्ट अगर चाहिए तो हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा क्या? अरहेनियस इक्वेशन। क्या है हमारा? K = A e - RT। ठीक है, ये क्या हमारा? अरहेनियस इक्वेशन। ठीक है, क्या करेंगे हम इस अरहेनियस इक्वेशन को एट टेम्परेचर T1 पे क्या हो जाएगा हमारा? K1। क्या क्या मैंने एट टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी हमारी? T1। और इसी तरह से हम एट टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट K2 की वैल्यू लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? K2 = A e - EA/RT2। जैसा कि मैंने बताया है कि अरहेनियस इक्वेशन में जो ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और एक्टिवेशन एनर्जी है और जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, ये तीन के तीनों टर्म इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर के। टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, यहां से 2 इक्वेशन हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, अगर ये इक्वेशन 1 और 2 है तो हम इन दोनों का अब रेशियो ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? रेशियो ले लेंगे K2 / K1। यहां से क्या मिलेगा हमें? A e - EA/RT2 डिवाइडेड बाई A e - EA/RT1। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? कुछ मैंने नहीं किया, अरहेनियस इक्वेशन को लिया, उसमें मैंने 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का इक्वेशन लिखा, ठीक है, और उन दोनों का मैंने रेशियो ले लिया। ठीक, अब इसको अगर और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहां से K2 / K1 = ये दोनों सेम है, ठीक, e टू द पावर, जब बेस सेम है, ठीक है, तो पावर को क्या करते हैं? नीचे वाले को ऊपर ले जाकर के माइनस कर देते हैं। देखो कैसे, ये ऊपर में क्या है? EA/RT2, ठीक है, RT2, और ये जो नीचे वाला पावर है इसको ऊपर ले जाकर के क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे, माइनस EA/RT1। ठीक है, समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। K2 = K1 = e टू द पावर, ये माइनस EA रहेगा, ये RT1
ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ प्लस, ई ए बाई आर टी, सॉरी ये T2 था, ये T1 होगा। ठीक है, अब देखो E के पावर में जो भी टर्म है इनमें से हमारा ई ए और आर कॉमन आ सकता है, हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू, यहां से क्या होगा, E अगर हम कॉमन लेते हैं, ई ए अगर कॉमन लेते हैं डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल इक्वेशन। देखो अब इससे, इस इक्वेशन की मदद से हम, हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर दे रखा होगा, ठीक है, और उनमें से एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी वो दे देगा, हमें दूसरे टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी वो निकालना रहेगा, हम यहां से आसानी से निकाल लेंगे। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, क्या आया था हमारे पास, K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू ई टू द पावर ई ए बाई आर, यहां से आया था 1/T1 माइनस 1/T2। ये पूरा का पूरा E के पावर में है। ठीक है, ये है ना, e टू द पावर ई ए बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ln ले लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा यहां से ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू, जैसे ही हम ln लेंगे तो अगर यदि यहां से क्या होगा, चलो इसको एक बार एक्सपेंड करके मैं लिख ही देता हूं, ln e टू द पावर ई ए बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक, अब देखो लॉग ln, जो नेचुरल लॉग ln है उसका एक प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है कि ln e का पावर कुछ भी हो x, तो ये x के बराबर ही होता है। ठीक है, ये x के बराबर ही होता है। ठीक, ln जो है, अगर ln के साथ e टू द पावर x हो तो जो पावर में रहता है वो उसके बराबर ही होता है। तो यहां पे देखो क्या है, ln e टू द पावर ये पूरा टर्म। ठीक है, तो जैसे ही हम ये प्रॉपर्टी उसमें लगाएंगे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को जैसे ही हम उसमें लगाएंगे क्या हो जाएगा यहां से हमारा ln K2 बाई K1, और यहां से आ जाएगा हमारे पास ई ए बाई आर, ठीक है, 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ये हुआ हमारा फाइनल इक्वेशन। अब देखो यहां ये इक्वेशन जो है वो नेचुरल लॉग ln के फॉर्म में है। ठीक है, ln के फॉर्म में, अब इसे हम किस में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लॉग बेस 10 के फॉर्म में। उसके लिए क्या करना है, हमें सिर्फ इसके साथ यहां पे मल्टीप्लाई कर देना, क्या 2.303 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ln है वो हमारा लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, और अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर इंटू ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये था हमारा अरहेनियस इक्वेशन फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, यहां पे हमारा अरहेनियस इक्वेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक, टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो हमने पढ़ लिया। उसके लिए हम रेट कांस्टेंट को एज अ पैरामीटर यूज करेंगे। ठीक है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट निकालेंगे और उसके मदद से हमें फाइनली पता चल जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज कर रहा है, फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब इसमें हमें दो प्लॉट्स पढ़ने हैं। ठीक है, दो प्लॉट्स पढ़ने हैं यहां पे।
एक हमारा ln K2 बाई, एक हमारा है ln KVS 1 बाई टी के बीच में, और दूसरा हमारा KVS 1 बाई टी के बीच में, ठीक है, KVS 1 बाई टी के बीच। हमें ये दो प्लॉट्स पढ़ने हैं, उसके बाद हमारा अरेनियस इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें से टेम्परेचर किस प्रकार से हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो इस प्लॉट को बनाने के लिए हम अरेनियस इक्वेशन का ही यूज करेंगे, ठीक है। क्या हमारे पास इक्वेशन, K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। जैसे ही हम इसमें नेचुरल लॉग ln लेंगे, क्या हो जाएगा हमारी इक्वेशन, ln K इज इक्वल टू ln A प्लस ln, इसको बाद में हम नेक्स्ट पेज में बना देंगे, ठीक है, ln e टू द पावर माइनस EA बाई RT, ठीक। लॉ का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहां से हमारे पास इक्वेशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ln K इज इक्वल टू ln A प्लस माइनस EA बाई R 1 बाई T, ठीक है। ये हमारा अरेनियस इक्वेशन होगा फाइनली नेचुरल लॉग ln के फॉर्म में। अब अगर हम इसको कंपैरिजन करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, ठीक है, y इज इक्वल टू C माइनस एम एक्स, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या है हमारा ln K, C की जगह पे क्या है हमारा ln A, स्लोप m की जगह पे क्या है हमारा EA बाई R, और x की जगह पे क्या है हमारा T। अब आसानी से हम इसका प्लॉट बना सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन का सीधा प्लॉट होगा, ठीक है। इधर हमारा क्या होगा 1 बाई टी और इधर ln K, ठीक। स्ट्रेट लाइन का प्लॉट आप लोगों को पता ही होगा। ये जो C है वो क्या हमारा y इंटरसेप्ट, ठीक है, ये क्या हमारा y इंटरसेप्ट ln A, और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा हमारा माइनस EA बाई R, ठीक। ये हमारा ln K और 1 बाई टी के बीच का प्लॉट। देखो इसके मदद से, इस प्लॉट को मैंने क्यों पढ़ा है, इसके मदद से आप सीधा जो है वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है, ए का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको प्लॉट दे देगा और उसमें क्वेश्चन में दे देगा कि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या हमारा कोई वैल्यू x है, सपोज करो कि x उसका y इंटरसेप्ट दे रखा है, ठीक है, ये क्या हमारा y इंटरसेप्ट है। आपको बोलेगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a की वैल्यू निकाले, तो क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट जो है वो x किसके बराबर होगा ln a के बराबर, और जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो a इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसकी जवाब हो जाएगी क्या होगी वैल्यू, ठीक। तो इस प्लॉट की मदद से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, इस प्लॉट में आपको क्या करेगा, इस प्लॉट का जो स्लोप है वो दे देगा, ठीक है, बोलेगा कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है K, ln K वर्सेस 1 बाई टी का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो कुछ y दे देगा, ठीक है, y आपको स्लोप दे देगा। सपोज करो कि m उसको क्या दे दिया तुम्हें स्लोप, ठीक है, और बोलेगा एक्टिवेशन एनर्जी निकाले, तो स्लोप किसके बराबर है माइनस EA बाई R का, और इसको हम इक्वेट कर देंगे m के साथ, और यहां से हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस mR। बात समझ में आई। इस प्लॉट को पढ़ने का क्या फायदा है, तो यहां से हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्लॉट की मदद से, पहला प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a, और दूसरा क्या है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमारा जो दूसरा प्लॉट है वो क्या है, K वर्सेस 1 बाई टी का, इसके लिए भी हम अरेनियस इक्वेशन का ही यूज करेंगे। क्या है हमारा a e टू द पावर माइनस EA बाई R 1 बाई टी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में अगर हम लिखे, ठीक है, तो y एक्सिस पे हमारा क्या है 1 बाई टी, ठीक है, 1 बाई टी हमारा y एक्सिस पे है, सॉरी x एक्सिस पे, ठीक है, x के बराबर क्या है हमारा 1 बाई टी। तो देखो ये कैसा हो जाएगा e टू द पावर माइनस EA बाई R, और ये 1 बाई जो t है, ठीक है, 1 बाई जो t है यही क्या बन जाएगा हमारा x इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 बाई टी,
ठीक, अब सिंपली हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना देंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, इधर k हो जाएगा, इधर 1/t हो जाएगा। ठीक है, कैसा ग्राफ बनेगा हमारा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा हमारा ग्राफ। ठीक, तो ये था हमारा दूसरा फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करे। ठीक, अब हमारा जो तीसरा फैक्टर बचा है वो क्या है, हमारा कैटलिस्ट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।